हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th का जो कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। हम सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल के लिए यूज करते हैं, तो उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उनके लाभ हैं। तो इसका आंसर है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स आर दे आर यूज्ड एज नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। कि ये जो फ्यूल्स हैं ये नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स हैं जो कि व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है और इनसे पोल्यूशन नहीं होता है। और दूसरा है एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इनको स्टोर करना इजी होता है, कहीं पर स्टोर कर रखना इजी होता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी इजी होता है, लाना ले जाना भी इजी होता है, क्योंकि इनको सिलेंडरों में भरा जाता है और इनको इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक लाया ले जाया जा सकता है। थर्ड है सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का यूज पावर जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। पावर जनरेशन के लिए लकड़ी का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लकड़ी से इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिलती है। जैसे कि पावर जनरेशन मतलब जैसे कि गाड़ियों में पावर जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है सीएनजी, तो गाड़ियों में लकड़ी का यूज़ थोड़ी किया जा सकता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर 1 केजी फ्यूल लेंगे हम, तो जैसे 1 केजी लकड़ी ली हमने और उसको जलाया तो उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, जबकि 1 लीटर अगर सीएनजी ली तो उससे जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये है दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद है एलपीजी कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। एलपीजी को होम्स मतलब घरों में और फैक्ट्रीज में डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब इनको पाइपों से घरों में और फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, तो इनको इजीली और डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज किया जाता है। पाइपों से घरों में इनको भेज दिया जाता है, वहाँ पर जहाँ पर गैस चूल्हा होता है वहाँ तक, और फैक्ट्रीज में भी, तो डायरेक्टली इनको बर्निंग के लिए यूज किया जा सकता है। दीज आर इजीली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट। ये इजीली मिल जाती हैं और इनकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब इसकी कॉस्ट हम इजीली चुका देते हैं, ज़्यादा महंगी ये नहीं होती है। एलपीजी एंड सीएनजी हैव वर्चुअली नो एस पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग। जब एलपीजी और सीएनजी को जलाया जाता है तो उनमें कोई भी राख नहीं बनती। जैसे लकड़ी को जलाया जाता है तो उसमें बहुत सारी राख बनती है और पोल्यूशन भी बहुत होता है, लेकिन एलपीजी और सीएनजी को जब जलाया जाता है तो उसमें कोई भी राख नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड्स बनाने के लिए पहले तारकोल का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिसने कोल तार की जगह ले ली है, तो वो कौन सा है? बिटुमिन। बिटुमिन इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो जो कि रोड्स बनाने के लिए, रोड्स की जो सरफेस होती है वो बनाने के लिए बिटुमिन का यूज किया जाता है। बिटुमिन काफ़ी हार्ड प्रोडक्ट है और आजकल रोड्स बनाने के लिए बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। भाई कोयला कैसे बना ये हमें बताना है। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। भाई लगभग 300 लाख साल पहले अर्थ में बहुत सारे फॉरेस्ट से, बहुत घने जंगल थे, बहुत सारे गहरे जंगल थे इन लो लेइंग वेटलैंड। मतलब ज़मीन के जो निचले हिस्से में, मतलब एक तो ऊंचाई पर होते हैं कुछ एरियाज होते हैं नीचे पड़ जाते हैं जो, तो उन एरियाज में बहुत सारे घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कोई नेचुरल प्रोसेस के कारण, जैसे कि बाढ़ आ गई, फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट्स, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा पक्का नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हो सकता है बाढ़ आ गई थी और ये फॉरेस्ट्स सोइल में दब गई, ज़मीन में दब गई। ये जो पेड़ पौधे थे, ये जंगल थे बहुत घने, वो ज़मीन के अंदर दब गए थे। एज मोर सोइल डिपोजिटेड ओवर देम, और जैसे जैसे उनके ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई, वे कंप्रेस होते चले गए, मतलब उनके ऊपर दबाव बन गया और वो गर्म होते गए, उनका टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो इससे जो उनका टेम्परेचर बढ़ा वो नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे जमा होते चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर के कारण और ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे
कोयले में बदल गए। भाई देखो, अगर आप सोते हैं तो आपके ऊपर कोई रिजाई डाल दे और फिर दूसरी रिजाई डाल दे, तीसरी रिजाई डाल दे, ऐसे 5-10 रिजाई अगर डाल दी जाएँ तो अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से और गर्मी से बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो देखिए इसी तरह से जब पेड़ पौधे नीचे दब गए, उनके ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई, मिट्टी जमा होती चली गई, तो उससे एक तो टेम्परेचर बढ़ गया और ऊपर से मिट्टी जब जमा होती चली गई तो उसका प्रेशर भी बढ़ गया। तो धीरे धीरे ये जो प्लांट्स थे, ये मतलब जो पेड़ पौधे थे, वो कोयले में बदल गए। तो आपने देखा कोयला कितना काला निकलता है, जबकि पेड़ पौधे इतने काले थोड़ी होते हैं, गर्मी से वो काले भी हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसे कि कोल में मेनली कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मतलब इसमें कोयले में मेनली कार्बन होता है और डेड वेजिटेशन का मतलब मरी हुई जो वेजिटेशन, मतलब वनस्पति, मरे हुए पेड़ पौधे कोयले में बदल गए, तो इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। तो ये इसका आंसर है, व्हाट इज कॉल्ड दिस प्रोसेस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश 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 एंड डैश। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो हमने कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स पढ़े हैं चैप्टर में? हमने पढ़ा एक तो नेचुरल गैस, दूसरा पढ़ा है कोल और तीसरा पढ़ा है पेट्रोलियम। तो यहाँ पर नेचुरल गैस आएगा, यहाँ पर कोल आएगा, यहाँ पर पेट्रोलियम। ये तीनों ही फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि ये तीनों ही डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स के फॉसिल्स से बने हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। सेकेंड है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम जो होता है, जब वो ज़मीन से निकाला जाता है तो उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा भयंकर होती है, मतलब असहनीय होती है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है उसकी, और काला होता है बिल्कुल ये, और उसको साफ़ किया जाता है तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनसे उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें उनसे मिलते हैं, जैसे मोम, डीजल, पेट्रोल वगैरह। तो ये पेट्रोलियम से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अलग अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ से ये लिख लेना। इसके बाद है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल ऑफ फॉर व्हीकल में, मतलब गाड़ियों में कौन सा ऐसा फ्यूल यूज किया जाता है जिससे कि पोल्यूशन सबसे कम होता है? तो ये आएगा सीएनजी। सीएनजी आजकल गाड़ियों में पेट्रोल की जगह यूज की जाती है क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है। यह है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं तो इनके आगे ट्रू या फॉल्स हमें लगाना है। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल्स को क्या लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता भाई, वो तो मिट्टी में दबकर 300-400 लाख सालों में बनते हैं, तो इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। तो ये भी गलत है, तो फर्स्ट में भी फॉल्स लिखेंगे और ये भी फॉल्स लिखेंगे। इसके बाद कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, कोक जो है वो प्योर फॉर्म कार्बन की है, तो ये आएगा ट्रू। इसके बाद है कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल तार बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, तो ये भी सही आएगा, तो यहाँ पर भी हम ट्रू लिख देंगे। इसके बाद है केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि केरोसिन तो फॉसिल फ्यूल है, ये तो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, तो ये पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जब पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है तो ये भी फॉसिल फ्यूल हुआ, तो यहाँ से भी आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं क्योंकि इनके आंसर्स दे रखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ख़त्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन तो आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, और एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म होने वाले ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनका लगातार ऐसे ही यूज करते रहे। तो भाई कोयला और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो हम इनका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम इनका लगातार ऐसे ही यूज करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब आप ये भी सोचते होंगे कि ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये देखिए, सूर्य का प्रकाश है, जैसे लाइट है, सनलाइट है, या वाटर है, एयर है, ये नॉन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे
वो एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो एग्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। कि फॉसिल फ्यूल्स लाखों सालों में तो बनते हैं, और बनते कैसे? बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रिमेन्स होते हैं, मतलब पौधे जो होते हैं उनकी लकड़ियाँ वगैरह जो, और एनिमल्स जो होते हैं उनकी हड्डियाँ वगैरह। मतलब एनिमल्स अगर मर जाते हैं या पौधे मर जाते हैं तो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, और हाई प्रेशर से और हाई टेम्परेचर से प्लांट्स अगर मिट्टी के नीचे दबे तो उनके ऊपर सॉइल जमा होती गई, मिट्टी जमा होती गई, मिट्टी जमा होती गई। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से वो जो प्लांट्स होते हैं, मतलब पौधे जो होते हैं, वो कोयले में चेंज हो गए। और जो एनिमल्स हैं वो भी ज़मीन के नीचे दब गए थे। वो जो एनिमल्स हैं वो बन गए पेट्रोलियम। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर में, मतलब लाखों सालों में ये बनते हैं। दीज फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और ये एग्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्योंकि बिकॉज इफ़ दीज आर एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये ऐसे ही हम इनको यूज़ करते रहे तो ये इतनी जल्दी, मतलब थोड़े टाइम में ही ये दोबारा से नहीं बनते हैं। और देखिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इनका यूज़ भी बढ़ता जा रहा है। एक तो ये इतने इतने सालों में बनते हैं और हम इनको इतनी तेज़ी से यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम इनका यूज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फैक्ट्रीज में भी यूज़ कर रहे हैं, घरों में भी इनका यूज़ कर रहे हैं, और गाड़ी वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम ये भी लिखेंगे द रेट एट विच वी आर यूजिंग दैम वेरी फास्ट कंपेयर टू द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। कि हम उनको यूज ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहे हैं और वो बनते धीरे धीरे हैं। इसलिए भी ड्यू टू दिस फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जिस्टिबल इन नेचर। तो इसलिए भी ये एग्जिस्टिबल हैं। तो यहाँ पर इसका भी मतलब यही है, ये एक्टिविटीज कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, और इसके साथ हम ये भी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजिंग ऑफ कोक। कि जो कोक है उसकी मतलब क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ हम उनको यूज़ करते हैं और क्यों उसको यूज़ करते हैं। पहले उसके बारे में पढ़ते हैं कि कोक कैसा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पढ़ते हैं। कोक इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कि कोक जो है वो कठोर है लेकिन पोरस है। पोरस का मतलब होता है अगर उसको तोड़ा जाए तो बिखर जाता है। जैसे ईंट होती है, ईंट को तोड़ा जाता है तो बिखर जाता है, तो होता है पोरस। लेकिन जैसे लोहे के टुकड़े को अगर हम चोट मारेंगे तो वो टूटता नहीं है, तो पोरस नहीं है। तो कोक जो होता है वो कठोर होता है एक तो, और वो पोरस होता है, भंगुर बोलते हैं हिंदी में इसको, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब कोल का डिस्टिलेशन किया जाता है, कोयले को साफ़ किया जाता है, कोयले का डिस्टिलेशन किया जाता है तो उससे कोक मिलता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये जो कोक है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की। और अब ये यूजेज आ गए हैं इसके, ये तो इसके बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, और अब आ गए हैं यूजेज। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेसेस। भाई ये जो है एक तो घरों में भी यूज होता है, जो कोयला होता है वो कोक जो होता है। अब हम जो यूज़ करते हैं ना, जो कोयला होता है भट्टी वगैरह में, वो कोक होता है, तो उसको यूज़ किया जाता है। कोयला जो होता है वो तो बहुत स्मेली होता है, उसमें वो मतलब इस कोक का और कोल तार का, इन सब का कम्बिनेशन होता है कोयला। हम जो यूज़ करते हैं वो कोक यूज़ करते हैं। तो घरों में इसको यूज़ किया जाता है, स्टोव्स वगैरह में भट्टी वगैरह चलाने में या चूल्हे चलाने में कोक का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील बनाने में भी कोक का यूज़ किया जाता है। इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक। इससे कोई भी स्मोक नहीं मिलती, मतलब इसको जब जलाते हैं तो धुआं नहीं निकलता, या फिर निकलता है तो बहुत ही कम निकलता है। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को जब साफ़ किया जाता है, क्योंकि मेटल भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलती जब नेचर में, तो उनको साफ किया जाता है। उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। तो इनके एक्सट्रैक्शन के लिए जब आग जलाई जाती है, जब इनको पिघाला जाता है, मेल्टिंग की जाती है, तो उसमें कोक यूज होता है। कोक जो है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेज, और फ्यूल गैसेज बनाने में भी कोक का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। भाई पेट्रोलियम कैसे बना। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव रहते थे। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डेड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर गए,
जो जब ये जीव मर गए, देयर बॉडीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ सी, तो इनकी बॉडीज, इनके जो शरीर है वो धीरे धीरे जो समुद्र है उसकी तली में जमा होते चले गए और उसके ऊपर मिट्टी ये और क्ले जमा होती चली गई। द एब्सेंस ऑफ एयर, भाई नीचे दबते चले गए, उनके ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई तो उसको एयर तो मिली नहीं, तो एब्सेंस ऑफ एयर और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया। फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और लाखों साल बाद ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये पेट्रोलियम में चेंज हो गई। और जब पेट्रोलियम ज़्यादा गर्म हो जाता है, देखिए लिक्विड जब गर्म हो जाता है तो गैस इस फॉर्म में बनता है, तो इसके ऊपर फिर नेचुरल गैस भी बन गई। तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इनसे बन गई। द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्सड विद सॉल्ट वाटर, जो पेट्रोलियम जब निकाला जाता है उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट वाटर भी निकलता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्सड विद सॉल्ट वाटर, मतलब सॉल्ट वाटर के साथ पेट्रोलियम मिक्स होता है, लेकिन जो पेट्रोलियम होता है वो सॉल्ट वाटर से हल्का होता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर तो वैसे ही पानी से भारी होता है। अगर नॉर्मल पानी लें और पानी में नमक घुलाओ तो जो नमक वाला पानी, नमकीन पानी भारी होता है, तो पेट्रोलियम जो जहाँ पर होता है उसके साथ सॉल्ट वाटर भी मिक्स होता है, लेकिन सॉल्ट वाटर तो तेल से भारी होता है तो वो नीचे जमा होता है और पेट्रोलियम उसके ऊपर तैरता रहता है, एंड हैंस फ्लोट्स ओवर इट, और इसके ऊपर तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. So the data in the form of graph plot shortage percentage for the years on y-axis and the years on x-axis. तो ये देखिए ये साल दे रखी हैं 1991, 92, 93 से लेकर 97 तक दे रखी हैं। और शॉर्टेज देखिए, शॉर्टेज जो ये है पावर शॉर्टेज का मतलब कि जो फ्यूल्स हैं उनकी शॉर्टेज पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर ये बढ़ गई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई। अब 1997 में काफ़ी शॉर्टेज हो गई। तो यहाँ पर इसके ग्राफ बना देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिख रखा प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर ईयर ऑन वाई एक्सिस। ये जो शॉर्टेज है ये परसेंटेज तो वाई एक्सिस पर करनी है, क्योंकि देखिए ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो जो शॉर्टेज परसेंटेज है ये तो वाई एक्सिस पर दिखानी है, और द ईयर्स जो ईयर्स है वो एक्स एक्सिस पर दिखानी है। यहाँ पर ईयर्स दिखानी है, मतलब 1991, 92, 93 ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे दिखा देंगे हम। ये तो वाई एक्सिस है, ये शॉर्टेज है, देखिए ये वाई एक्सिस है और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से ये ग्राफ हमने बना दिया है। 1991 में 7.9 था, तो यहाँ पर है ये देखिए ये है 7.9, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर उसके बाद ये 8.3 है, ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया, ये रहा, उसके बाद कम हुआ है, उसके बाद कम हुआ है, उसके बाद और बढ़ गया, उसके बाद 11.5 हो गया है, यहाँ पर ये 11.5 ही हो गया। तो ग्राफ ऐसे बढ़ गया है, मतलब जो खपत होती है यूजेज तो बढ़ गया, मतलब फ्यूल्स के, लेकिन फ्यूल्स की शॉर्टेज हो गई है, ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन फ्यूल जो है उनकी कमी हो गई। यहाँ से आप ये ग्राफ बना देना। इसके बाद टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, ये इसमें यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए, तो इसमें आप ये पॉइंट्स है ना यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर 7 पॉइंट कितना था, 7.9 था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 7.8, तो ये लिख रखे हैं 8.3 और 7.4, ये है 7.1, यहाँ पर 9.1 और यहाँ पर 11.5। तो ये ग्राफ आप ऐसे बना देना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।